हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारी एक सीरीज चल रही थी हमारी डेमोग्राफी की। और इसी डेमोग्राफी की सीरीज में मैंने आपको जननांकिकी, सामाजिक जननांकिकी, जनसंख्या का इतिहास, हमारे 2011 के सेंसस जितनी भी जनगणना थी, इनके बारे में पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। आज मैं आपको उन थ्योरीज के आगामी जो मेरी वीडियोस होंगी, अब हम उन सिद्धांतों को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आज एक फोटो इसमें डाली है, आप सभी को आप देख पा रहे होंगे जननांकिकी की। देखिए, अगर मैं सोशल डेमोग्राफी की बात करूं तो ये किताब विवेक प्रकाशन की जो है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनमें सारा कॉन्सेप्चुअल है और कहीं ना कहीं बहुत सारे आंकड़ों में इसमें 2011 के सेंसस को भी अपडेट किया गया है और उससे आगे भी बताया गया है। तो कोशिश करिएगा, अगर आप जननांकिकी की बुक लें तो मैं इस वाली किताब को, विवेक प्रकाशन की जननांकिकी, इस किताब को प्रेफर करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में। आगे स्लाइड में पढ़ते हैं हम माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। स्टूडेंट, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि माल्थस का जो जन्म था वो हुआ था इंग्लैंड में, और आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में, गणित में और नीति शास्त्र में अपनी उपाधि धारण की थी। अगर माल्थस की बात करें तो माल्थस ने इंग्लैंड में जहां इनका जन्म हुआ था वहीं पर पादरी के रूप में भी कार्य किया है। आप एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य करने लगे थे। कहीं ना कहीं आज हम जनसंख्या, फादर ऑफ डेमोग्राफी या जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में जिन प्रसिद्ध नामों को जानते हैं, उनमें से एक नाम है माल्थस का, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। हम उन जनसंख्या के सिद्धांतों के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में विस्तार से विवेचना की है। 1798 में आपने एक लेख प्रकाशित किया, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट affects द फर्दर इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी। जब आपने अपना ये लेख प्रकाशित किया, इसमें आपने जनसंख्या के संबंध में अपने विचारों को विस्तार से बताया। मॉल्थस ने अपने नाम से जनसंख्या संबंधी विचारों को प्रकाशित भी कराया। उसको आपने टॉपिक दिया, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, a view is past and present effect on the human happiness। यह जो निबंध था ये सन 1805, या मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, ये सन 1805 में प्रकाशित हुआ था। तो माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पेशे से ये पादरी थे, चर्च के फादर रहे हैं। स्टूडेंट, जो कि माल्थस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या से और उनके पड़ने वाले जो बैड इफेक्ट है, दुष्परिणाम हम कहेंगे, से प्रभावित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का आपने प्रतिपादन किया था, उसी को माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी बोला जाता है। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। तो माल्थस ने यूरोपीय देशों में हुई जनसंख्या और उसके जो दुष्परिणाम थे उनसे प्रभावित होकर, यहाँ मेरा गलत शब्द मेंशन हो गया, ये प्रभावित होकर जिस संख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन, अपने विचारों का प्रतिपादन किया, उसे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत कहा जाता है। अगर मैं माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की प्रमुख बातों की बात करूं, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल, तो उन्होंने, उनकी जो मेन मान्यताएं थी वो मैंने यहाँ पॉइंट वाइज मेंशन की हुई है। देखिए, सबसे पहले आपने बोला था कि स्त्री पुरुष में काम वासना स्वाभाविक ही नहीं, यथा स्थिर है। देखिए, आज अगर हम अपने मनुष्य को अगर हम देखें तो सामाजिक और जैविक, बायोलॉजिकल एंड सोशल, दो पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ये जिसे हम जैविकीय आधार कहते हैं, मनुष्य के अंदर कुछ स्वाभाविक रूप से भावनाएं निहित रहती है। वही बात माल्थस यहाँ पर कहते हैं कि स्त्री पुरुष में काम वासना स्वाभाविक ही नहीं है, स्थिर है। इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? संतान उत्पत्ति से होता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध आपने संतान उत्पत्ति से माना है।
नेक्स्ट पॉइंट में आप कहते हैं मनुष्य के जीवन निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन निर्वाह है और जो उसके अस्तित्व की रक्षा है, उसमें खाद्य सामग्री यानी हमारे खाने का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, अगर व्यक्ति को सरवाइव करना है, सरवाइव करने के लिए उसे पानी, भोजन, नींद, जो हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, उनका होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए माल्थस कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा करने के लिए खाद्य सामग्री अति अनिवार्य है। फिर माल्थस कहते हैं कि आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। यहाँ आप ध्यान दीजिए सभी लोग कि आपने जो इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी की बात की है, आर्थिक संपन्नता की बात, और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। आप देखते हैं आजकल विवाह जो होते हैं, विवाह कहीं ना कहीं जब जीवन साथी की तलाश की जाती है तो ये देखा जाता है कि ये हमारे लेवल का है क्या। जब लड़की के लिए वर की तलाश की जाती है, माँ बाप देखते हैं कि उसको अच्छा घर मिले। आज की तारीख में आप मुझे बताइए, क्या कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरी लड़की अच्छे घर में जाए या वो गरीब घर में जाएगा? कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने आपने बताया कि आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। और फिर माल्थस क्या कहते हैं, कृषि में उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे माल्थस की थ्योरी में मैं विस्तार से बताऊंगी। देखिए, कृषि उत्पादन जो होते हैं, उनमें जो उत्पादकता है, ठीक है, उत्पादकता जो बढ़ी या घटी है, वो कहीं ना कहीं वो हमारी बिल्कुल नियमित है, साधारण रूप से है। और इसमें ये होना स्वाभाविक है, तभी उन्होंने इसको बोला वो क्रियाशील है। स्टूडेंट, माल्थस का जनसंख्या का जो मेन सिद्धांत आता है वो देखिए, वो अब यहाँ पर है। कहीं ना कहीं माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, यानी ज्योमेट्रिकल रेशियो से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। और जो हमारे खाद्य सामग्री होती है, जो हमारे फूड होता है, उसमें अंगणितीय वृद्धि होती है। उसको मैं यहाँ विस्तार से समझाने जा रही हूँ। देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। माल्थस का कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। देखिए, ज्योमेट्रिकल रेशो किसे कहते हैं? जैसे आप दो का पढ़ा पढ़ेंगे, दो का पढ़ा तो दो, दो दूनी चार, चार दूनी दो दूनी चार जो होती है 6 होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दो, दो का डबल अगर हम बात करें, दो का डबल अगर हम बात करें चार, चार से 6, ओ सॉरी, 4 से 8, 4 का डबल 8, 8 का डबल होगा 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। मतलब ये हमारी जो जनसंख्या है वो इस क्रम में बढ़ती है। ध्यान से समझना, ज्योमेट्रिकल रेशियो किसे कहते हैं? मान लीजिए जनसंख्या हमारी 2 है, फिर वो 2 गुनी होके 4 हो जाएगी, फिर वो 2 गुनी होके 8 हो जाएगी, फिर 8 का 2 गुना होता है 16, 16 का 2 गुना होता है 32। इसी तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ भी रही है। तो वो कहते हैं कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, यानी ज्योमेट्रिकल रेशियो से हमारी जनसंख्या बढ़ती है। यहाँ देखिए, मैंने माल्थस का ये जनसंख्या का वो भी डाला है। यहाँ 2 थी, यहाँ 4 है, 4 से 8 हुई, 8 से 16, इसी क्रम में जनसंख्या ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसको एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या में होने वाली ये डायग्राम किसको प्रदर्शित करता है? जनसंख्या में होने वाली ज्यामितीय वृद्धि को। ठीक है। इसके बाद माल्थस कहते हैं कि यौन इच्छा स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल होती है। कहने का मतलब, हर व्यक्ति में ये इच्छा का होना बहुत स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं विवाह संस्था का जो जन्म हुआ है वो इसी की पूर्ति के लिए हुआ है, और ऐसा माना जाता है। देखिए, अगर हम हिंदू विवाह के लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य देखें, उद्देश्य देखें, तो धर्म, प्रजा और रति। धर्म मतलब धर्म का पालन करना, प्रजा का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति, और रति का मतलब होता है यौन इच्छाओं, यौन स्वभाव का। तो उसको निम्न स्थान दिया गया है। वास्तव में अगर हम देखें तो माल्थस भी कहते हैं कि यौन इच्छा स्वाभाविक और प्रबल है, उसकी संतानोत्पत्ति के माध्यम से उसका स्वाभाविक परिणाम
देखा जा सकता है। यहाँ मॉल्थस ने जो रेखाचित्र 1 है, रेखाचित्र 1 ये वाला मैंने जो अभी आपको बताया है, इसमें आपने बताया है कि जनसंख्या में होने वाली ज्यामितीय दर से वृद्धि नियंत्रित नहीं किया गया तो वह प्रत्येक वर्ष में 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वाले ध्यान दें। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो कितने वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। आप कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, यदि ज्यामितीय दर से वृद्धि नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ऐसा कहा गया है, मॉल्थस खुद कहते हैं अगर जनसंख्या को ना रोका गया तो जनसंख्या प्रत्येक वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 25 वर्ष में दुगनी हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। जनसंख्या के इस ज्यामितीय अनुपात को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे मैंने आगे बताया था, 2 4 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256। इसी तरीके से जनसंख्या इसी क्रम में ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रेशियो में आगे बढ़ती जाती है। जनसंख्या वृद्धि के इस अनुपात को गुणोत्तर वृद्धि भी कह सकते हैं। और माल्थस ने क्या कहा है? माल्थस कहते हैं कि जब उन्होंने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था तो जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन पर ये अपना सिद्धांत इन्होंने दिया है। मैंने जब इस सिद्धांत को शुरू किया था, मैंने बताया था जिस समय यूरोपीय देशों में जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ रही थी और उससे बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे थे, उस समय माल्थस ने विभिन्न यूरोपीय देशों का भ्रमण किया और अपने जनसंख्या संबंधी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक इंपॉर्टेंट वो अब आ रहा है, जिस प्रकार वो कहते हैं जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि, अब वो कहते हैं खाद्य सामग्री, जो हमारी खाद्य सामग्री है उसमें अंगणितीय वृद्धि हो रही है। वो कहते हैं जैसे जनसंख्या तो 2 4 8 16 इस अनुपात में बढ़ती जा रही है, जबकि जो हमारी खाद्य सामग्री है, हमारे फूड है, वो अंगणितीय अनुपात में बढ़ते जाते हैं। मानव के जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस दर से खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं होती है। देखिए मैंने अभी पीछे पढ़ाया था जनसंख्या कैसे बढ़ती है, 2 4 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 इस तरीके से। लेकिन हमारी खाद्य सामग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 इस अनुपात से बढ़ती है। तो वो कहती है खाद्य सामग्री में जो वृद्धि है वो समांतर नहीं है, उनमें दोनों में काफी अंतर दिया गया है। तो मॉल्थस क्या कहते हैं बच्चों कि कृषि उपज में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात जैसे जैसे खेत में फसल उगाने का बढ़ता जाता है वैसे वैसे कृषि उत्पादन घटता जाता है। मतलब फसलों में खास तौर पे आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उस अनुपात में खाद्य सामग्री नहीं बढ़ती, क्योंकि किसान तो उस खेत में उतना ही उगाएगा ना, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी दर भी कई बार घट जाती है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसके कारण खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं हो पाती। खाद्य सामग्री में गणितीय अनुपात को इस प्रकार रखा जा सकता है जो मैंने अभी बताया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि के क्रम में। माल्थस के शब्दों में यदि अन्य बातों में समान रहे तो तेजी से जैवन्युत में बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे क्या होता है, अभी मैं आपको आगे लिख कर बताती हूँ। बच्चों मॉल्थस क्या कहते हैं, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। अफ्रीकी देशों में भूखमरी की स्थिति कई बार आ जाती है और आ भी गई है। वह रुपए की मूल्य, रुपए जो हमारे मनी होती है वो, उसका जो वैल्यू है, मूल्य है, वो इतना गिर गया है कि लोग सब्जी लाने के लिए, जरूरतमंद सामान लाने के लिए ठेला भर के नोट लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब वहां लोग जनसंख्या तो अधिक है लेकिन खाद्य पदार्थ उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खाद्य सामग्री की मूल्य बढ़ जाता है और लोगों को अपनी वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाद्य सामग्री में देना पड़ता है। और ये मात्र सिर्फ अफ्रीकन कंट्री नहीं है, धीरे धीरे हमारे
विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति उपजती जा रही है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि पाकिस्तान में किस प्रकार से बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। इवन हमारे भारत में भी कभी-कभी तुम देखते हो टमाटर के रेट या जो खाद्य सामग्री की उपलब्धता कम होती जाती है, तो उसके दाम ऊँचे हो जाते हैं। तो यहाँ माल्थस जिक्र करते हैं जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति को। बहुत अच्छे से समझना आप। यहाँ माल्थस कहते हैं जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति हो गई है। और वो कारण है, वो भी बताते हैं। दोनों में ही वृद्धि होती है, चाहे जनसंख्या हो चाहे खाद्य सामग्री हो, बढ़ तो दोनों ही रहे हैं। लेकिन जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है और खाद्य सामग्री बच्चों अंगणितीय अनुपात से। ध्यान से समझना, दोनों में ही वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि दर में असंतुलन की स्थिति है। दोनों के मध्य असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। चूंकि जनसंख्या में ज्यामितीय दर से वृद्धि होती है, अतः इसकी तुलना में खाद्य सामग्री में अंगणितीय दर से वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए 5 वर्षों की यदि हम बात करें, जैसे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, यानी खाद्य सामग्री 5 गुना की वृद्धि होगी। वही जनसंख्या में इतनी अवधि में 5 वर्षों में, देखिए खाद्य सामग्री तो हर वर्ष के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 गुना की वृद्धि हुई। यहीं अगर हम जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या में 1, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 गुना की वृद्धि हो गई। खाद्य सामग्री 5 गुना है, जबकि खाने वाली जनसंख्या कितनी है? 16 गुना। तो यहीं पर माल्थस कहते हैं जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति बनती जाती है। और यदि हम इनके मध्य के अंतर को देखें, 16 गुना में से 5 को घटाएं तो 11 गुना का अंतर हमारे सामने आ जाता है। यानी खाने वाले व्यक्ति है, लेकिन खाद्य सामग्री मौजूद नहीं रहेगी। माल्थस का कथन है कि अगर वो कहते हैं कि यह असंतुलन बहुत कष्टकारी होगा और ऐसे परिणामों को उत्पन्न करेगा जिससे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर में भूखमरी और महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो खाद्य सामग्री और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़ती है। माल्थस कहते हैं बच्चों कि खाद्य सामग्री और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़ती है। उन्होंने खुद लिखा है कि prosperity was not to be a depend on population but population was depend on prosperity। मतलब कहने का मतलब हमारी जो prosperity है, संपन्नता है, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, लेकिन पॉपुलेशन हमारी संपन्नता के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जितना खाद्य सामग्री नहीं होगी, हम लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारा ध्यान तो वही लगा रहेगा ना कि आज मुझे मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिली है। तो कहने का मतलब व्यक्ति संपन्न तभी हो सकता है कि जब खाने वाले व्यक्ति कम हो और खाद्य सामग्री ज्यादा हो। हम प्रॉस्पेरिटी खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। अपने जनसंख्या के सिद्धांत के बाद माल्थस जनसंख्या पर प्रतिबंध की बात करते हैं, उन सब रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कौन कौन से नियंत्रण की बात माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में की है। खासतौर पर माल्थस ने जनसंख्या के नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। एक तो नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध जिसे कहते हैं, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स, ये वो प्रतिबंध है जो हमारी प्रकृति ने ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर लगाए हैं, जिससे क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है और खाद्य सामग्री में अतिरिक्त जनसंख्या का भार इतना नहीं बढ़ता और संतुलन की स्थिति बनी रहती है। कौन कौन से अवरोध हैं? जैसे अगर हम इन नैसर्गिक और प्राकृतिक अवरोधों की बात करें, तो प्राकृतिक अवरोध तो आपको पता होगा, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, यहाँ देखें मैंने आप लिखा हुआ है, इन सब अवरोधों में युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक प्रकोपों के साथ माल्थस ने खराब कार्य, बच्चों के लिए असंतोष पालन पोषण में नागरिक जीवन की अस्वस्थ प्रदा परिस्थितियों को भी सम्मिलित किया है। कहने का मतलब देखो बच्चों, माल्थस क्या कहते हैं कि जैसे युद्ध हो गया, आप हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सालों हो गए उस युद्ध को चलते चलते, कितने लोग मर गए, पूरा यूक्रेन तबाही की ओर अग्रसर है। लेकिन
उससे क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ? लोग मर गए, जनसंख्या कम हो गई। तो इससे क्या होता है, जो ये नैसर्गिक और प्राकृतिक अवरोध है, इसी तरीके से जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे बड़े बड़े भूकंप हो, भूस्खलन हो, केदारनाथ त्रासदी की बात करें या अन्य त्रासदियों की बात करें, तो इनसे क्या होता है, अतिवृष्टि, बाढ़, इनसे भी क्या होता है, जनसंख्या जो होती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो मॉल्थस कहते हैं कि वे प्रतिबंध जो प्रकृति ने लगाए हैं और जिसके द्वारा मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, खाद्य सामग्री की पूर्ति सही रहती है और जनसंख्या का भार कम हो जाता है। तो ऐसे अवरोधों को आपने पॉजिटिव एंड नेचुरल चेक्स की श्रेणी में रखा है। देखिए, अब वो अवरोध, पहला तो था प्राकृतिक अवरोध, दूसरा है प्रतिबंधक अवरोध, प्रिवेंटिव चेक्स जिसको बोलते हैं। मतलब ये सब हम मनुष्य के हाथ में ही होता है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिबंध मानवीय प्रयत्नों को माना है। देखिए, एक तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि नेचुरल और जो हमारे जितने भी प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या में संतुलन की स्थिति बन जाती है। दूसरा आपने बोला है, जो हम भारत सरकार में देखते हैं, परिवार नियोजन की बात भारत सरकार द्वारा की जाती है कि परिवार नियोजन जो है वो किसमें आता है, प्रिवेंटिव चेक्स में। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब हो क्या होता है, हालांकि माल्थस इसके दूसरे जो पक्ष है, मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव चेक्स में एक तो होता है आत्म संयम, क्योंकि प्राकृतिक प्रतिबंध मानव के लिए बहुत कष्टकारी होता है। देखो, जब अकस्मात कहीं आपदा आती है, युद्ध होता है, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, सभी श्रेणी के लोग मर जाते हैं, और जो कि बड़ा कष्टकारी होता है, बहुत दुखद होता है, दूध मुंह बच्चे तक मर जाते हैं। तो वो उसको माल्थस कहते हैं कि जो प्राकृतिक प्रतिबंध हैं वो मनुष्य के लिए बहुत दुखद और कष्टकर है। अतः मनुष्य को प्रतिबंधक यानी प्रिवेंटिव अवरोधों से जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। अगर हम देखें, चाइना की बात करें या ऐसे कंट्रीज की बात करें जिन्होंने अपनी पॉलिसी से जनसंख्या पे काबू पाते जा रहे हैं, वहीं भारत की जनसंख्या जो है वो सबको पछाड़ती हुई बिल्कुल आगे की ओर चली जा रही है। तो ये सब, थैंक यू सर, अरे अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू, की श्रेणी में आते जा रहे हैं। इन अवरोधों को उन्होंने दो भागों में बांटा है, नैतिक और कृत्रिम। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने नैतिक प्रतिबंध और सिंथेटिक जो हमारे कृत्रिम साधन होते हैं। नैतिक में तो संयम, ब्रह्मचर्य और विलंब विवाह, जो कि आज कई लोगों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है। तो ये सब वो नैतिक प्रतिबंध हैं जिसमें व्यक्ति खुद ही संयम के द्वारा, ब्रह्मचर्य द्वारा, विलंब विवाह के द्वारा इन सब प्रिवेंटिव चेक्स का पालन करता है। और कृत्रिम साधनों की अगर हम बात करें, तो आज इनको माल्थस ने, देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, माल्थस ने इन्हें अधर्म और पाप माना है। वो इनको सही नहीं मानते, वो कहते हैं इनको अपनाना ही नहीं चाहिए। जिन परिवार नियोजनों के साधनों की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उसके फेवर में माल्थस नहीं थे। वो नैतिक प्रतिबंध को तो सही मानते हैं, लेकिन कृत्रिम साधन जो होते हैं, जैसे परिवार नियोजन के साधन हैं, गर्भ अवरोध है और निरोध की गोलियां हैं, इनको वो सही नहीं मानते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए माल्थस ने इन दो प्रकार के नैसर्गिक और प्रतिबंधक अवरोधों की बात की है। तो ये है बच्चों मॉल्थस की जनसंख्या का सिद्धांत, जिसमें आपने जनसंख्या के संबंध में अपने विचारों को विस्तार से बताया है। ये जो मेरा सिद्धांत है, ये बीए के स्टूडेंट, एमए सेकंड सेम के स्टूडेंट, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ एचएनबी गढ़वाल, हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी, सबके लिए बहुत फ्रूटफुल है। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो विस्तार से बच्चों इस वीडियो को देखिएगा। अंत में कमेंट करके ये वीडियो कैसा बना है मेरे को फीडबैक जरूर देना। आपके फीडबैक से मुझे आगामी जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।